आप सभी प्रिय दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज फिर हम लौट आए हैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारी जीएस 75 डेज़ हार्ड चैलेंज पर। आज का दिन है हमारा 48th और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं जो कि आपके किसी न किसी एसएससी एग्ज़ाम्स में आए हुए। ऐसा बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका मैंने किसी मतलब अपने आप से मैंने उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। बिल्कुल ध्यान बनाए रखना है और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स जिस हिसाब से जितना टिपिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चे उसको टच कम से कम करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स के सेशन हो रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में हम आपको जितना भी बताएँगे, आपको उसी में ही इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये जो सीरीज़ है ये फ़ॉलो कीजिए और अब थोड़ा-सा अपना दिमाग खोल के रखिए ताकि जो मैं चीज़ बोलूँ उसको समझने की कोशिश करें। ठीक? तो आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज़ द सेम एज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट, ऑप्टिमम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो पहली बात जो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जो भी है ये होता क्या है। देखो कोई भी कंपनी कैसे चलती है, वो कोई चीज़ का मान लो प्रोडक्शन कर रही है, स्टील बना रही है, तो स्टील बनाने में उनकी कोई कॉस्ट आएगी और वो बेचेंगे तो रिवेन्यू होगा। ठीक, जब भी ये इक्वल होंगे तो प्रॉफिट एक तरीके से क्या होगा, ज़ीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें कहने का ये है, कहने की बात ये है कि भाई जितना पैसा हमने लगाया उतना हमारा वापस आ गया, हम लॉस में नहीं हैं, प्रॉफिट ज़ीरो है, कुछ हुआ नहीं लेकिन लॉस में नहीं है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। और ये चीज़ अकाउंटिंग में लेते हैं, सो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्योंकि अगर लॉस हो गया तो अकाउंटिंग लॉस होता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव में हैं, सो दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, सेनवेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली ये 2017 से पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि 2017 में आपको पता ही है। तो एग्जैक्ट डेट आप मुझे बता देंगे कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, बाकी 2017 में हुआ ये मैंने बता दिया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सेनवेट, सेनवेट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या सर्विस टैक्स। तो सेनवेट है क्या, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। देखो पहले 2017 से पहले या जीएसटी से पहले जो आपका टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो था टैक्स ऑन टैक्स। मतलब कि एक टैक्स लग रहा है, कोई भी चीज़ 100 रुपए की है, उस पर 10% टैक्स लग गया, मतलब 110 की हो गई। अब अगला जो कोई टैक्स लगना है, मान लो फिर से कोई 10% कोई और एक्स्ट्रा दूसरा टैक्स लगना है, तो वो 100 पे ना लग के 110 पे लगेगा। जब 110 पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 121। ठीक, लेकिन आज के दिन क्या है सिचुएशन, अब यहाँ पर आप देखो 10% यहाँ लगा, 10% यहाँ लगा, टोटल कितना हो गया, 20%। अब जो 20% लगेगा वो सीधा इस पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 120। कितना बेनिफिट हो गया, 1 रुपए का, है ना। तो 100 रुपए पे 1 रुपए का बेनिफिट आ गया इसमें, जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है जो कि टैक्स अपॉन टैक्स नहीं है। ये सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स है, ये पार्ट था आपका एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, तो ये आप याद रख सकते हैं। माल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, डिजीज, पॉपुलेशन। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आंसर है। इसका आंसर है पॉपुलेशन। तो ये थॉमस माल्थुस करके एक साइंटिस्ट था, मतलब जो कि इकोनॉमिक्स में जिसने रिसर्च किए, तो उन्होंने बताया कि भाई जो पॉपुलेशन है, उन्होंने रिलेशन दिया किसका, पॉपुलेशन का और फूड का। ठीक, उन्होंने बोला पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है और फूड अरिथमेटिकली। ठीक,
तो उन्होंने ये बीच में रिलेशन दिया, तो किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। विच इज द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पर कैपिटा मॉनिटरी इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, या पॉपुलेशन? अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से देखूं तो आपका आंसर होगा सी, और नेशनल लेवल पर देखूं तो नेशनल इनकम इसका सही आंसर होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है तो मुझे लगता है कि इसको ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो नेशनल इनकम इसका एक आंसर होगा, क्योंकि यही एक पैरामीटर है जो बताएगा कि किसी किसी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे नेशन की इनकम अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर इसी को इंडिविजुअल केस में देखें कि किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो पता चलेगा पर कैपिटा रियल इनकम। भाई एक इंसान की जो पर मंथ की इनकम है वो कितनी आ रही है, एवरेज पर कैपिटा रियल इनकम, तो वो ये आंसर होगा। बट इस सेंस में मुझे लगता है कि बी आंसर होना चाहिए। A market economy is one which is controlled by the government, is free from the government control, is influenced by international market forces, all of these। जी all of these नहीं है, क्योंकि देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो all of these तो पॉसिबल है नहीं। सो मार्केट इकोनॉमी, भाई बाजार अर्थव्यवस्था हिंदी में लिखा है। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जिस इकोनॉमी को खुद मार्केट डिसाइड करे, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? मार्केट इकोनॉमी इज वन विच इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। वो क्या है? आपकी डिमांड, सप्लाई, ठीक है, डिमांड किस वजह से? कंजप्शन। भाई इन चीजों पे डिपेंड करे, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस चीज का है? कि भाई किसी चीज की, मान लो गेहूं है, गेहूं क्या है? अन्न। पेट किससे भरता है? गेहूं से। तो उसकी डिमांड है और उसका प्राइस और उसकी कितनी सप्लाई है और कितना कंजप्शन होता है, उन चीज़ों से वो चीज़ डिसाइड होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दे कि भाई एक महीने में एक परिवार 5 लोगों का उन्होंने एवरेज परिवार सिर्फ 20 किलो गेहूं ही ले सकता है, ठीक, कंट्रोल लगा दे, तो क्या वो चीज़ क्या वो प्राइसिंग वगैरह वो सारी अपने आप कंट्रोल हो पाएगी? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, जिससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, तो उसको मार्केट इकोनॉमी नहीं बोला जाएगा। मार्केट इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाई नेशनल कमर्शलाइज्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका कितना होता है स्टेक्स? 50%, 35% कमर्शियल बैंक का और 15% स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, पहले ही आरआरबी के बारे में बता चुका हूँ। तो इसमें जो 35% का स्टेक होता है वो होता है नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक का। हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि, या अरविंद पनगड़िया? अब ये क्वेश्चन है पुराना 2016। उस दौरान जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA थे वो थे अरविंद सुब्रमण्यम। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत के इस समय कौन है? विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ? भाई जिसको रिस्की माना जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, NRI डिपॉजिट्स, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सो इसका आंसर है FDI नहीं FPI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अब क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्या करते हैं, जैसे बाहर की किसी कैपिटल में या कोई लॉन्ग टर्म आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, लेकिन जो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये क्या होती है कि वोलेटाइल होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और कोई भी चीज़ आपको पता होता है जिसमें विड्रॉल बहुत इजी होता है, तो जब जो भी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, वोलेटाइल होती है, और उसी को ही बोला जाता है अनसेफ। आप कभी कोई आप में से काफ़ी लोग ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग
जो कि बहुत हाईली वोलेटाइल होती है, इजी विड्रॉल वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, कितनी होती हैं, अनसेफ होती हैं, बहुत सारे लोगों को लॉस हो जाता है उसमें। तो वो उसी चीज़ का है एक एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, टैक्सेशंस, पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहली बात, फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी है कि भाई गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, रिवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, जो पैसा उसके पास आया वो वेलफेयर स्कीम्स या कुछ डेवलपमेंट या कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर, उनके लिए कितना खर्च कर रही है। दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कॉल्ड फिस्कल डिफरेंस बोल रहे हैं, या ये जो इस तरह से रिलेटेड इसकी पॉलिसी होती है उनको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें से एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी है, पब्लिक बोरोइंग भी है, टैक्सेशन भी है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशंस नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो गवर्नमेंट क्या, मतलब हाँ, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सेंट्रल बैंक होता है, लाइक जैसे अपना आरबीआई है, वो अगर उनको कैश या फिर जो लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लो है, वो खींचना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी। उनको अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, सर्कुलेशन या फ्लो बढ़ाना है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी, बॉन्ड्स वगैरह। तो वो किस में होता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं उनको, वो एक ओपन मार्केट में ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स ए फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर सा काफ़ी पहले भी आ चुका है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी की सारी वीडियो देखें। ये तो फिर भी शायद हो सकता है इकोनॉमिक्स की थोड़ी बोरिंग लगे आपको, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। आप हमारी जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जितनी भी पुरानी 47-48 वीडियोस हैं, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। सो प्लीज़ अपना उनको मतलब प्यार ज़रूर दीजिएगा अपना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब यहाँ पर मैं बताया कि ए फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस। भाई जो फर्म है उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती कंट्रोल ओवर प्राइस। तो दैट इज पॉसिबल ओनली इन द मार्केट फॉर्म्स वेयर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? बहुत सारे सेलर होते हैं, सेलर मैनी, और क्या चीज बेच रहे हैं वो? आइडेंटिकल आइटम्स। अब मैं फोन्स की बात करूंगा, अलग अलग कंपनियां हैं, सारी कंपनियां क्या कर रही, मतलब मैं एप्पल को छोड़ दूं तो भाई एंड्रॉयड फ़ोन है, 5G है, कैमरा की क्वालिटी भी वही है, स्क्रीन भी वही है, बैटरी भी वही है, बस कंपनी का नाम और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मेन जो फीचर हैं वो सारी चीज़ें सेम हैं। तो उसमें कंपनियां अगर अपने मनमर्जी चला के कंट्रोल करेंगी प्राइस को, तो उनका क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसीलिए कंपनियां उस जो मार्केट में खरीदने के हिसाब से जो बनता है प्राइस, वही रखती हैं, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। उनको पता है अगर आपने कुछ फीचर कम कर दिए या फिर आपने प्राइसिंग ज़्यादा रख दी तो आपका मोबाइल नहीं बिकेगा उस मार्केट में, उस कंपटीशन में, क्योंकि द कंपटीशन इज परफेक्ट। ठीक, तो आज के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हमारे यही खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। वो मैं देख लूँगा कि कैसे करना है, क्या आपका डाउट है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।